हे गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ कैपिटल गेन्स का रैपिड रिवीजन वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर रियली लाइकिंग आवर रैपिड रिवीजन वीडियोस। ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को सही में ईमेल कर रहे हैं या अदर अदर कम्युनिकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर फटाफट हमारे लिए रैपिड रिवीजन का जो वीडियोस है वो अपलोड कर दीजिए गाइस। तो मैं बहुत ट्राई करूँगा गाइस फटाफट आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियोस बनाने का। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे सारा वीडियोस जितना भी अभी तक है वहाँ पे सारा अपडेटेड किया हुआ है। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कैपिटल गेन्स का रैपिड रिवीजन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 अपने ऑलरेडी कर चुके, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ फटाफट जाके देख लीजिए। आज है पार्ट नंबर 2 जहाँ पे अपने डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रेट्स और एग्जेम्पशंस के बारे में। तो फटाफट आ जाइए, कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स रेट्स है वो अपने रिवाइज कर लेते हैं। एज यू ऑल नो, अनलाइक अदर चैप्टर्स, अनलाइक अदर इनकम्स दैट इज नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पर्सन, कैटेगरी ऑफ द पर्सन, उसके ऊपर टैक्स रेट लगता है। लेकिन इन कैपिटल गेन्स देयर इज अ स्पेशल टैक्स रेट, देयर इज अ स्पेशल टैक्स रेट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दो सेक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए, सेक्शन 112 कैपिटल ए और सेक्शन 112। दो तरह के सेक्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, 112 कैपिटल ए एंड 112। वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 111A एंड अदर्स। 111A मतलब जो 111A आपको समझाया जाएगा, और अदर्स मतलब स्लैब रेट। स्लैब रेट मतलब जो भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, उसके ऊपर जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर अगर वो कंपनी है तो कंपनी वाला जो टैक्स रेट है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 111A में है तो 111A में स्पेसिफिकली 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 112A में 10% टैक्स लगता है विदाउट इंडेक्सेशन, ये अपने पढ़ लेंगे। और 112 में 20% टैक्स लगता है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैप गेन्स के ऊपर अंडर सेक्शन 111A। शॉर्ट टर्म कैप गेन्स क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कैप गेन्स बोलते हैं इफ यू हैव अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट व्हिच इज अ इक्विटी शेयर और अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और उस पे अगर एसटीटी चार्ज हो चुका है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग चुका है, तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन व्हिच इज सब्जेक्टेड टू 15% tax. That is a short term capital gain which is subjected to 15% tax. Next, what if STT is not paid? वॉट इफ एसटीटी इज नॉट पेड? क्या है अगर एसटीटी नहीं पेड हुआ तो क्या होगा सर? अगर एसटीटी इज नॉट लेविएबल ऑन सच ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो एसटीसीजी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मतलब आईएफएससी सेंटर में अगर स्टॉक एक्सचेंज है उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो भी फॉरेन करेंसी में, तो एसटीटी नहीं लगा तो भी आपके ऊपर सेक्शन 111A लगेगा और 15% कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स आपको ऑफर किया जाएगा। 15% कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स आपको ऑफर किया जाएगा। अदर्स के लिए इट इज फुल्ली टैक्सेबल एंड इट इज देयर इज नो एग्जेम्पशन। सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का क्या प्रोविजन है इसके ऊपर? अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेसिडेंट या एचयूएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तो आपको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर बचा हुआ है तो यू कैन यूटिलाइज इट अगेंस्ट योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इनकम। चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको नहीं मिलता अगेंस्ट एसटीसीजी इनकम। और अदर देन 111A अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैप गेन है तो उसको नॉर्मल इनकम माना जाता है, उसके अगेंस्ट में आप डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हो। और अदर इनकम जैसे इट विल बी टैक्स एट द स्लैब रेट, जैसे अदर इनकम पे टैक्स लगता है वैसे इसके ऊपर टैक्स लगेगा अगर 111A में फॉल नहीं कर रहा है। तो एसटीसीजी याद रखिएगा, 111A में एसटीटी पेड होना चाहिए। वैसे एलटीसीजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 112A व्हिच इंपोजेस अ टैक्स ऑन एलटीसीजी एक्सीडिंग 1 लाख, एक्सीडिंग 1 लाख मतलब 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख के अबव जितना भी एलटीसीजी इनकम होगा अंडर सेक्शन 112A उस पे टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112A एट द रेट ऑफ 10%। अब ये जो 10% रेट आपको अप्लाई किया जा रहा है उस पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप ट्रांसफर करोगे इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आप ट्रांसफर करोगे, लिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर करोगे, लिस्टेड यूनिट्स ट्रांसफर करोगे, तब फिर आके 112 कैपिटल बोलता है 10% टैक्स लगाओ ऑन इनकम, एलटीसीजी इनकम और एन अबव 1 लाख रुपीस। कंडीशन सेम। इक्विटी शेयर है तो एसटीटी शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या बिजनेस ट्रस्ट है तो एसटीटी आपको ट्रांसफर के समय पे करना पड़ेगा। अगेन इसमें एसटीटी अगर लेवेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन एसटीडी लेवेबल नहीं है, तो अगर एसटीडी लेवेबल नहीं है तो अगर एलटीसीजी अराइज हुआ है ऑन ट्रांजैक्शन व्हिच इज अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी एंड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी सेंटर, तो एसटीडी का कंडीशन रिलैक्स हो जाएगा। इवन इफ एसटीडी इज नॉट पेड देन आल्सो 112 कैपिटल ए पे टैक्स लगेगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। नाउ विदाउट इंडेक्सेशन मतलब क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बट देन आल्सो यू विल नॉट गेटिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट बिकॉज 10% टैक्स लग रहा है, 20% टैक्स नहीं लग रहा है सर। और 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख के इनकम के अबव
अबव जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा फॉर द शेयर्स जो आपने एक्वायर किया है 1 Feb 18 के पहले, बिकॉज यू नो फाइनेंस बिल 2018 में दिस चेंज वाज ब्रॉट इन बाय द फाइनेंस बिल 2018 और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी। तो 1 Feb 18 को जब बजट आया, बजट डे उसी दिन से यू नो कॉस्टिंग का इंडेक्सेशन फैक्टर, मतलब उसी दिन से आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब सर 1 Feb 18 के पहले अगर आपने शेयर्स खरीदा है तो हाउ विल यू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 1 Feb 18 के पहले अगर आपने शेयर खरीदा है तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? तो इट शैल बी द हायर ऑफ, कैसे निकालेंगे सर? एक जगह आपको कॉस्ट लिखना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट और दूसरी जगह लोअर ऑफ फुल फेयर मार्केट वैल्यू एंड एफवीसी। एफएमवी कब होगा सर? एफएमवी होगा 31 जनवरी 2018 का। एफएमवी होगा 31 जनवरी 2018 का और फुल वैल्यू कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर आप कंपेयर करोगे एक्चुअल कॉस्ट से, विच एवर इज हायर विल बी योर रिजल्टेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने एक्वायर किया है एसेट अगर 1 Feb 18 के पहले सर। इन शॉर्ट अगर आपका सेल कंसिडरेशन एफएमवी से कम है ना तो सेल कंसिडरेशन ही एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और एक्चुअल कॉस्ट विल बी डीम्ड टू बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां पे आपको कोई भी तरह का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो और टैक्स करते हो सेक्शन 112 में, तो आपको कोई भी तरह का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर सर शेयर लिस्टेड था आपको 31 जनवरी 18 का फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर अगर शेयर लिस्टेड था 31 जनवरी 2018 को तो अपने को चेक करना पड़ता है। अगर 31 जनवरी 18 को आपने ट्रेडिंग किया, आपके शेयर में ट्रेडिंग हुई, तो जो हाईएस्ट प्राइस एग्जीक्यूट हुआ उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में, दैट विल बी योर फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 जनवरी 2018 whichever day the share was traded in the recognized stock exchange, that will be the price which you have to take for the purpose of FMV. Then comes unlisted units. अगर आप unlisted units हो तो net asset value of the units as on date, net asset value of units as on date, NAV as on date, net asset value of units as on date जो होगा that will be your नेट एसेट वैल्यू ऑफ यूनिट्स एज ऑन डेट। मतलब 31 जनवरी को जो एनएवी रहेगा वही आपके लिए कॉस्ट माना जाएगा, वही आपके लिए बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा। अगर सर शेयर्स अनलिस्टेड थी 31 जनवरी को लेकिन उसके बाद वो लिस्ट हो गई, मतलब मान लीजिए 31 जनवरी को जब आपने पहले शेयर खरीदा था तो उस समय अनलिस्टेड शेयर था, बट उसके बाद जब आपने ट्रांसफर किया तो वो लिस्टेड बन गया। तो जब अनलिस्टेड है तो हाउ विल यू टेक द फेयर मार्केट वैल्यू? तो गवर्नमेंट बोलती है सिंपल, जैसे आप इंडेक्सेशन करते हो ना, बिकॉज 31 जनवरी 18 को आपको वैल्यू चाहिए तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 इज द बेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो जिसका आपको इंडेक्सेशन फैक्टर पता होगा। और जब भी आपने एसेट खरीदा उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर लो, इंडेक्सेशन फैक्टर लगा के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लो। तो सर जो एक्चुअल उसका कॉस्ट आने वाला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन 31 जनवरी 18 मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वही उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू कर लिया जाएगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआई ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द फर्स्ट ईयर व्हिच द एसेट वाज हेल्ड बाय द एसएससी और 141 व्हिच एवर इज लेटर सर। ठीक है, आप एक बार प्लीज एक बार मैट में देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिया है। परचेज कॉस्ट 100 है, एफएमवी 200 है, एफईसी 250 व्हिच एवर इज लोअर 200, तो 200 और 100 व्हिच एवर इज हायर 200, तो 200 इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसी तरीके से गाइज आपको हर सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा। Benefit of unexhausted basic exemption limit will be available for resident individual or HUF. अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो है सर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा सेम जैसे एसटीसीजी में मिलता है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को या एचयूएफ को। अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में जो टैक्सेबल है 112 में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है एग्जाम पर्पस के लिए कि सर जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में निकालेंगे ना तो हो सकता है कि आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में आपको याद आएगा कि आपको रिबेट मिलता था अंडर सेक्शन 87A। तो प्लीज डोंट गिव दैट 87A का रिबेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए डज नॉट अलाउ यू टू क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। अगर आप LTCG 112A के अगेंस्ट में उस टैक्स के अगेंस्ट में आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते जो कि अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रिबेट मतलब सर जो 112 कैपिटल ए में टैक्सेबल होता है उसके अगेंस्ट में आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए।
तो ये था 112 कैपिटल ए का स्टोरी। नेक्स्ट आता है 112, दैट इज लॉन्ग टर्म कैप गेन का टैक्स रेट क्या है। जनरल रेट आप सबको पता है 20%। जनरल रेट आप सबको पता है 20% एलटीसीजी का रेट है नॉर्मल 112 वाले सेक्शन में। 112 ए तभी एप्लीकेबल होता है जब लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड की म्यूचुअल फंड यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट्स आप लिस्टेड या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हो, तब जाके 112 ए एप्लीकेबल होता है। अदर केसेस में 112 एप्लीकेबल होगा विच इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या होगा सर? सेम इंडिविजुअल एचयूएफ अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो 20% फ्लैट टैक्स रेट है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का जो अनएग्जॉस्टेड लिमिट है वो मिल जाएगा। लेकिन कोई भी पर्सन अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, मतलब अदर पर्सन है डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए तो आपको पता ही है ना सर 20% है, बट कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट उनको मिलता नहीं है डोमेस्टिक कंपनी को, तो अदर पर्सन के लिए कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, तो उनके लिए भी फ्लैट रेट लेकिन 20% है, उनके लिए भी फ्लैट रेट 20% है। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी या नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी के लिए क्या करेंगे सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सर, अगर नॉर्मल एसेट्स है तो 10% लगेगा, आई मीन 20% लगेगा। फॉरेन कंपनी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट हो उसके लिए भी 20% टैक्स रेट लगेगा। लेकिन सर अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की बात हो रही है या प्राइवेट कंपनी की शेयर्स की बात हो रही है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी की शेयर्स की बात हो रही है जो नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर करता है, तो वहां पे उन्हें 10% कंपल्सरी रेट में जाना पड़ता है। 10% वो भी विदाउट इंडेक्सेशन एंड विदाउट दैट फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन वाला प्रोविजन। मतलब सर बेसिकली 10% अप्लाई करना है विदाउट एनी इंडेक्सेशन। अगर एक नॉन रेसिडेंट अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी या शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है तो 10% टैक्स रेट अप्लाई करना पड़ेगा विदाउट एनी इंडेक्सेशन। whether there is any other rate of tax under section 112, वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये है आपका प्रोवाइजो टू सेक्शन 112 जो बोलता है कि एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो 10% के लिए भी ऑप्ट कर सकता है विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% के लिए ऑप्ट कर सकता है विद इंडेक्सेशन। मतलब जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेगा तो 20% रेट ऑफ टैक्स लगाएगा, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेगा तो 10% टैक्स लगाएगा। लेकिन ये खाली एप्लीकेबल किसके लिए? जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है, लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहे हो सर, ठीक है, मान लो कोई कारण से एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है तो 112 ए तो नहीं लगेगा ना, तब क्या लगेगा? 112 लगेगा। और 112 क्या बोलता है? सेक्शन 112 बोलता है कि सर इन दैट केस 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन। ये कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर आप उस टैक्स रेट को ऑफर कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट अबाउट डेट ओरिएंटेड What about debt oriented mutual fund और unlisted securities? डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में बताओ सर। अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड सिक्योरिटी है उनको 10% का कंसेशनल रेट ऑफर नहीं किया जाएगा, उनको 20% ही मिलेगा क्योंकि उनको कंपल्सरी 20% लेना पड़ेगा। वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन ऑप्ट नहीं कर सकते, उनको 20% विद इंडेक्सेशन ही मिलेगा। अगेन इस सेक्शन में एलटीसीजी के अगेंस्ट में आपको चैप्टर 6 डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलेगा, रेसिडेंट चीफ को मिलेगा, और सर बाद बाकी चीज आप सबको पता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन के साथ इसका आंसर दिया हुआ है, प्लीज देख लीजिएगा। सर दिस इज अ रैपिड रिविजन, दिस इज अ रैपिड रिविजन, लेट्स मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। दिस नॉट अ रेगुलर क्लास, दिस इज अ रैपिड रिविजन, इसलिए नाम रखा गया है नॉट ओनली रिविजन, रैपिड रिविजन। रैपिड रिविजन में क्या होता है सर? सारा टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, सारा टॉपिक्स बोला जाता है, बट वेरी वेरी रैपिड वे में बोला जाता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में जानते हैं उनको अगर रिविजन चाहिए तो इससे उनको रिविजन करवा दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैपिटल गेन्स पार्ट, एग्जेम्पशंस। कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन सर फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको देता है ग्रॉस गेन्स। उसके बाद आपको एग्जेम्पशंस माइनस करना पड़ता है 54 सीरीज का, जो मैं एक सिंपल वे में आपको समझा देता हूं स्टार्टिंग में। सी गाइस, कैपिटल गेन का जो मेन एग्जेम्पशन 54 सीरीज है वो बेसिकली एक फंडा पे डिपेंडेंट है। क्या सर? You transfer a property or transfer a capital asset and you have some capital gains with you. You reinvest that. You reinvest. आप उसको reinvest कर दो। जैसे आप उसे reinvest करोगे, जितना भी purchase करोगे cost of acquisition of that new asset, that will be the exemption which you can gain from this cap gains. बेसिक फंडा यही है। लेकिन जो न्यू एसेट आप खरीदे हो, यू हैव अ रेस्ट्रिक्शन, यू हैव अ लॉक इन पीरियड दैट यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट एसेट अगेन विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। अगर आप लॉक इन पीरियड उसको फुलफिल नहीं करते, आप ट्रांसफर पहले कर देते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है ये जो एग्जेम्पशन तुम्हें मिला था ना, या तुम इसको विड्रॉ कर लेंगे एज इट इज, या तो ये जो नया एसेट है इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन माइनस हो जाएगा। मतलब सर आप समझ रहे हैं? मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। अभी अपने बात करेंगे सेक्शन 54 एंड 54 का बात करते हैं। 54 बात करता है, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए।
ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैप गेन आना चाहिए, और आप 2 रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया एक्वायर कर सकते हो। और ये 2 रेसिडेंशियल हाउसेज की लिमिट कब होगी? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। आपका एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा हुआ, अगर आपका एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा हुआ, मेरा बात सुनिएगा, अगर आपका एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस का लिमिट नहीं ले सकते। आपका एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप once in a while, once in a lifetime you can claim this 2 houses का exemption. Once in a lifetime you can claim 2 houses का exemption. आप 2 घर का exemption claim कर सकते हो। तो आज आप ट्रांसफर किए, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको आप री इन्वेस्ट किए, उसको आप री इन्वेस्ट किए। सो 2 रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया का एग्जेम्पशन मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो सर एक ही घर का एग्जेम्पशन मिलेगा, 2 घर का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा सर। ओके, अच्छा, टाइम लिमिट टू परचेज क्या है? ट्रांसफर डेट से 2 साल के अंदर आप परचेज कर सकते हो, या ट्रांसफर डेट से 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, या ट्रांसफर डेट से 1 साल के पहले आपको परचेज करना है। इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया सर तो योर टाइम लिमिट हैज बीन फुलफिल्ड। योर टाइम लिमिट हैज बीन फुलफिल्ड। एग्जेम्पशन अमाउंट क्या है सर? जो भी कैपिटल गेन्स कंप्यूट हुआ है, लोअर ऑफ कैपिटल गेन्स और डिपॉजिट अमाउंट, मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, न्यू एसेट का जो कॉस्ट है विच एवर इज लोअर। सर डिपॉजिट क्या है? इसको बोलते हैं सीजीडीएस, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। कैप गेन डिपॉजिट स्कीम क्या होता है सर? व्हेन इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट और यू एक्वायर द न्यू एसेट, लाइक रेसिडेंशियल हाउस खरीदना, इट माइट टेक सम टाइम। तो अगर आपको इसी साल एग्जेम्पशन चाहिए देन यू हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जितना आप कैप गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करोगे उतना ही न्यू एसेट का कॉस्ट माना जाएगा और उतना ही आपको कैप गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपने बाद में इन्वेस्ट किया तो जब इन्वेस्ट किया तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, पहले आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता सर। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? आपको 3 साल तक ये होल्ड करना पड़ेगा। नया बिल्डिंग जो आप खरीदे हैं और वो अगर आपने पहले बेच दिया तो गवर्नमेंट बोलता है जो भी एग्जेम्पशन आपको मिला था वो टेक बैक कर लेंगे। कैसे सर? जो न्यू एसेट का कॉस्ट है वो आपने खरीदा जिस प्राइस पे था ना, उस प्राइस को एग्जेम्पशन अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा? न्यू एसेट का कम। तो आपका कैप गेन क्या हो जाएगा? न्यू एसेट ट्रांसफर करते समय बहुत इन्फ्लेटेड हो जाएगा सर। अल्टीमेटली नेक्स्ट ट्रांसफर हुए गवर्नमेंट आपसे टैक्स रिकवरी कर रहा है, यही है शॉर्ट रैपिड रिविजन। 54 समझ में आ गया सर। इसी तरीके से गाइस नीचे है 54F, मैं एक बार दिखा देता हूं। नीचे है 54F, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज में, यस 54F प्रोविजंस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपने ट्रांसफर कर रहे हैं और आपने अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है तो यहां पे 54F लगेगा, 54 नहीं लगेगा। 54 कब लगता है? जब आप ट्रांसफर करो एनी हाउस एंड एक्वायर करो एनी हाउस तो 54 लगेगा। बट इफ यू आर ट्रांसफरिंग एनी एसेट अदर देन हाउस एंड यू आर एक्वायरिंग हाउस देन क्या लगेगा? 54F। 54F इज वेरी इंपॉर्टेंट। 54F इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा। क्या बेचोगे? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। और क्या खरीदोगे? एक घर खरीदोगे, केवल एक घर पे एग्जेम्पशन मिलेगा, नॉट लाइक सेक्शन 54 जहां पे आपको 2 घर का एग्जेम्पशन मिलेगा। 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, अगेन इसका टाइम लिमिट है 1 to 3, 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 2 ईयर विद इन द डेट ऑफ ट्रांसफर, 3 ईयर विद इन द डेट ऑफ ट्रांसफर। 1 to 3 इसका टाइम लिमिट है। कैप गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है, यस। यहां पर सबसे डिफरेंट ये है सर, 54 में स्ट्रेट अवे अपने कंपेयर करते थे कैपिटल गेन्स को योर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट पे, बट यहां पर आपको ये कंपेयर नहीं करना। यहां पे आपको कंपेयर नहीं करना जो आपका न्यू एसेट का कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। यानी सर अगर आपका कंसिडरेशन अमाउंट है 10 लाख और आपने कंसिडरेशन अमाउंट बोला मैंने, ठीक है, आपका कैपिटल गेन्स हो सकता है 2 लाख हो बट कंसिडरेशन अमाउंट 10 लाख और आपने बाई किया 6 लाख का एसेट, तो कितना परसेंटेज आपने इन्वेस्ट किया? आपने इन्वेस्ट किया 60%। आपने इन्वेस्ट किया 60%। आपने इन्वेस्ट किया 60%। तो 60% ऑफ योर कैपिटल गेन्स अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो ये रेशियो आता है ना, ये रेशियो आता है। तो आपका कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये प्रोपोर्शनेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा एलटीसीजी पे और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये प्रोपोर्शनेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा एलटीसीजी पे और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये प्रोपोर्शनेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा एलटीसीजी में और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट आप अप्लाई करेंगे एलटीसीजी पे और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट कितना का खरीद डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू एलटीसीजी इज द फ्रैक्शन व्हिच यू विल अप्लाई ऑन द एलटीसीजी अमाउंट टू कंप्यूट द एग्जेम्पशन।
अगेन इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर 3 साल के अंदर आपने ये नया घर को सेल कर दिया तो गवर्नमेंट बोलता है कि 3 साल बाद जो भी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है हम वापस से टैक्स कर देंगे। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट गाइस है बात कि यू कैन नॉट ऑल्सो परचेज। देखिए यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास मैक्सिमम 1 हाउस होना चाहिए। आपके पास मैक्सिमम 1 हाउस होना चाहिए अदर देन न्यू हाउस। देखो यार लिखा है on the date of transfer SSC should not own more than 1 house other than the new asset। और साथ ही साथ वो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर के बाद वो परचेज कर लेगा एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अदर देन द न्यू एसेट विद इन द 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years। मतलब ऐसा नहीं है आप आज जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो आपके पास एक ही घर है, ठीक है, और आप नया घर खरीद लिए, एग्जेम्पशन क्लेम कर लिए, और फिर भी आप एक नया घर खरीद, ऐसा अलाउड नहीं। अगर आप परचेज कर लिए और एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आफ्टर बाइंग द न्यू हाउस, देखो क्या लिखा, अदर देन न्यू एसेट, 1 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्ट किया तो कैप गेन एग्जेम्पशन फिर से हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। कैप गेन एग्जेम्पशन फिर से क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। इफ अबव कंडीशंस आर नॉट satisfied then the exempt gains will be taxable in the year in which you have actually purchased the new residential house or constructed the new residential house। क्लियर हुआ सर? So this is how you have to understand section 54 and 54F का डिफरेंस, इसलिए मैंने आपको साथ साथ कराया। 54 and 54F घर से रिलेटेड सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आता है। 54EC and 54EE एकदम सेम है। 54EC सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में आता है कि सर अगर आपके पास एक लैंड और बिल्डिंग है जो लॉन्ग टर्म है, कोई भी पर्सन अगर उसे ट्रांसफर करके कैप गेन कमाता है लॉन्ग टर्म और इन्वेस्ट करता है प्रोसीड्स इन द NHI बॉन्ड्स, RECL बॉन्ड्स, IRFC बॉन्ड्स एंड PFC बॉन्ड्स जो रिडीमेबल है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 अगर इशू किया है तो 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल के बाद रिडीम होना चाहिए, तब जाके आपको मैक्सिमम 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल सकता है और द कैप गेन्स अमाउंट और द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। और ये लिमिट जो है करंट ईयर का एज वेल एज सब्सिक्वेंट ईयर का है। अगर आपने लोन लेकर मॉर्गेज करा लिया, बॉन्ड मॉर्गेज करा लिया, लोन ले लिया, तो दैट इज डीम्ड टू बी ट्रांसफर। 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 54EC बोलता है 5 साल का लॉक इन पीरियड। सर मैंने एक साथ सब बोल दिया, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, एवरीथिंग इज रिटन ईयर। 5 साल का लॉक इन पीरियड है, अगर उसके पहले आपने अगर ट्रांसफर कर दिया है तो जब भी आपने ट्रांसफर किया कैप गेन्स टैक्सेबल हो जाएगा सर। मतलब जो विड्रॉल, जो एग्जेम्पशन आपने लिया था वो टैक्सेबल कर देंगे जब भी आपने ये कैप गेन का जो बॉन्ड खरीदा है, ये जो बॉन्ड खरीदा है, ये अगर आपने 5 ईयर के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया तो एग्जेम्प्ट कैप गेन्स विल बी अगेन टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। सर ये रैपिड रिवीजन है, मैंने बोला था रैपिड रिवीजन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैसे 54EE है, बट 54EE ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग बेच के ही आपको गेन कमाना है। एनी एसेट यू कैन ट्रांसफर, any asset which is long term you can transfer and you can invest into units of Startup India Fund। Again say maximum investment, maximum exemption which will be allowed is 50 lakhs। अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया, टाइम लिमिट होता है ना इसमें भी, जैसे हर एग्जेम्पशन क्लेम करने का एक टाइम लिमिट होता है, यहाँ पर भी क्या है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ओरिजिनल एसेट को जब भी आप ट्रांसफर करेंगे 6 months के अंदर, ओरिजिनल एसेट को आप जब भी ट्रांसफर करेंगे 6 months के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट टाइमली नहीं करेंगे तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यू हैव टू इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन आपको 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैप गेन डिपॉजिट स्कीम इसमें अवेलेबल ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज 6 months के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। CGDS स्कीम एप्लीकेबल नहीं, और अगेन लोअर ऑफ कैप गेन्स और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 50 lakhs करंट ईयर प्लस सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है। 3 साल का लॉक इन है, यहाँ पे 3 साल का, बट 54EC में 5 साल का है, याद रखना है सर, ठीक है। तो ये हो गया 54EC, 54EE, 54 अपने कर लिए, 54B कर लेते हैं। सेम जैसे घर बेच के घर खरीदना है वैसे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करके आप कहीं पे भी लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदिए तो आपको न्यू एसेट का कॉस्ट जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54B यही चीज का बात करता है, बट यहाँ पर क्या है, मिनिमम होल्डिंग कुछ अलग है। ये कोई भी इंडिविजुअल HUF को इसका बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, बिकॉज यहाँ पर 2 years मिनिमम होल्डिंग, only 2 years minimum holding prior to the date of transfer, owned by individual or his parents or HUF। क्या खरीद रहे हो, अच्छा क्या ट्रांसफर करो, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो, और क्या खरीद रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया ट्रांसफर करेगा तभी तो कैप गेन आएगा। तो एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया ट्रांसफर करें, उसे जो पैसा आया एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया या अर्बन एरिया को लगाने में खरीद लिए। परचेज करोगे तो 2 साल के अंदर अंदर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 2 साल के अंदर आपको परचेज कर लेना है। अगेन कैप गेन अमाउंट और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर,
ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर सीजीडीएस में पैसा डालोगे तो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो भी सीजीडीएस में पैसा डालोगे वो अल्टीमेटली आपका न्यू एसेट का कॉस्ट बना देगा। याद रखिएगा, अगर कोई पोर्शन अनयूटिलाइज रह गया, अगेन यहाँ पे 2 साल के अंदर खरीदना है तो 2 साल के बाद चेक किया जाएगा, अगर कोई भी पैसा सीजीडीएस में रह गया तो टू दैट एक्सटेंट जितना मनी इज अनयूटिलाइज्ड इन सीजीडीएस स्कीम, टू दैट एक्सटेंट प्रोपोर्शनेटली कैपिटल गेन एग्जम्पशन विल बी विड्रॉन। हाउ विल इट बी विड्रॉन? सेम एज 54, जैसे 54 में किया जाता है। न्यू एसेट का जो कॉस्ट है, जो नया लैंड का कॉस्ट है, उसको एग्जम्पशन अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये टू लिमिट जो टू हाउसेज है ना 54 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 54F में नहीं, और ध्यान रखिएगा 54F में प्रोपोर्शनेट है तो 54 में प्रोपोर्शनेट नहीं है। दो चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स भी दिया है ताकि आप घर पे इसको पढ़ के समझ सको सर, समझ सको। ठीक है, ओके सो ये डन हुआ हमारा कैप गेन का एग्जाम्पशन। से मैं जो एग्जांपल्स है आपके लिए, आप प्लीज घर पर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 54DGG। बेसिकली गाइस, अगर मान लो हम एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, हम एक लैंड बिल्डिंग ओन करके रखे, नाउ आई वांट टू शिफ्ट, तो व्हाट विल आई डू? आई कांट टेक अवे लैंड बिल्डिंग टू अनदर प्लेस ना। इन दैट केस आई विल सेल माई ओल्ड प्रॉपर्टी एंड आई विल एक्वायर अ न्यू प्रॉपर्टी। तो यही चीज के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देकर रखा है 54D में, G में, GA में। 54D टॉक्स अबाउट इफ यू हैव अ लैंड और अ बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है, कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए, एंड वो एटलीस्ट 2 years बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। 2 years बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 2 साल ट्रांसफर डेट से पहले आप होल्ड करके रखे हो। अब आप नया लैंड और बिल्डिंग खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट बोलता है 3 साल के अंदर अंदर अगर आप परचेज कर लिए तो जो भी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड न्यू एसेट एंड कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर विल बी द अमाउंट एंटाइटल्ड फॉर योर एग्जेम्पशन अंडर दिस कैपिटल गेन सीरीज। अब गाइस मान लो कि अगर आपका ये जो न्यू एसेट है इसका एक लॉक इन पीरियड है 3 years, अगर आपने 3 years फुलफिल नहीं किया तो जो भी नया एसेट का सेम चीज है, जो भी नया एसेट का कॉस्ट है वो एग्जेम्पशन अमाउंट से माइनस हो जाएगा। जो भी नया एसेट का कॉस्ट है वो एग्जेम्पशन अमाउंट से माइनस हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट 54D। देन कम्स 54G एंड GA, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। 54G टॉक्स अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया, एंड 54GA टॉक्स अबाउट शिफ्टिंग ओवर अर्बन एरिया टू SEZ। अगर SEZ में शिफ्ट कर रहे हो तो 54GA लगेगा, अदर देन अर्बन एरिया में शिफ्ट करो, SEZ में शिफ्ट नहीं करो तो 54G लगेगा। क्या है सर? अगर लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं और हम नया लैंड और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन खरीदे और साथ साथ आपको शिफ्टिंग एक्सपेंस का भी एग्जेम्पशन मिलेगा। जो शिफ्टिंग एक्सपेंस लग रहा है आपका, इंकर हो रहा है शिफ्टिंग एक्सपेंस शिफ्टिंग द अंडरटेकिंग, उसका भी आपको एग्जेम्पशन के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। परचेज करोगे 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर या कंस्ट्रक्ट करोगे 3 years विद इन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे न्यू एसेट का कॉस्ट और एक्सपेंस ऑन शिफ्टिंग द अंडरटेकिंग विल बी क्लब्ड एंड उसको आपको कैपिटल गेन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। व्हिचएवर इज लोअर विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और जब आप विड्रॉल करोगे ना तो न्यू एसेट का जो कॉस्ट है वो एग्जेम्पशन अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। सर एक बार आप प्लीज गो थ्रू दिस, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देकर यहाँ समझाया है, आपको डेफिनेटली 100% इसका समझ में आना चाहिए सर। लास्ट है 54GB, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। 54GB नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। SSE है, कोई भी इंडिविजुअल HUF अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहा है और वो उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अब वो नया एसेट खरीद रहा है, कितना सर? वो एक बेसिकली स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है। वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है? स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है। कौन सा स्टार्टअप? जो एलिजिबल बिजनेस में है। अभी स्टार्टअप आपको याद है 80 IAC में आपके साथ डिस्कस किया गया था, स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप। तो ये जो स्टार्टअप में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एलिजिबल बिजनेस में एंगेज्ड है, हम उसका इक्विटी शेयर परचेज करके रखे हैं, हम उसका कम से कम इक्विटी शेयर परचेज करके रखें, और फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिस दिन हम इक्विटी शेयर परचेज करेंगे तो कंपनी शुड परचेज विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन द न्यू प्लांट एंड मशीनरी। मतलब आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए, स्टार्टअप आपका पैसा को मशीनरी खरीदने में इन्वेस्ट किया, तो फिर आपका कैप गेन में से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, वो भी प्रोपोर्शनेटली जैसे आपको 54F में मिलता था। न्यू एसेट का कॉस्ट जितना का मशीनरी खरीदा है डिवाइडेड बाय आपका जो कंसिडरेशन आया है इनटू LTCG, प्रोपोर्शनेट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, आपको 5 साल के अंदर अंदर ये एसेट आप नहीं बेच सकते। अगर आपने स्टार्टअप अगर 5 साल के अंदर मशीनरी बेच दिया तो कैप गेन का एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इसका टाइम लिमिट किया गया 3 years। जो स्टार्टअप टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स है, जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ड्रिवन है, उनके लिए 3 साल का है ये टाइम लिमिट। उनके लिए प्लांट एंड मशीनरी में कंप्यूटर भी ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 5 साल या 3 साल तक होल्ड नहीं किया तो जो भी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जो आपने पहले क्लेम किया था वो वापस से टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपने इक्विटी शेयर या फिर वो न्यू एसेट ट्रांसफर किया। इक्विटी शेयर भी आप बेच नहीं सकते और वो न्यू एसेट भी ट्रांसफर नहीं कर सकता वो स्टार्टअप। एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया सर। ठीक है, सेक्शन 55 कैपिटल ए
reference to the valuation officer. Section 55 capital A, reference to the valuation officer. The AO may refer the valuation officer केस, जिसे याद होगा ना 50C में केस रेफर करता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, तो कब क्या वैल्यूएशन ऑफिसर जंप इन करेगा, तो इसी के ऊपर ये एक छोटा सा प्रोविजन है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा. देन कम सेक्शन 46 लिक्विडेशन. जब लिक्विडेशन में कंपनी एसेट्स ट्रांसफर करती है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, तो कंपनी के हाथ में उसके हम जब लिक्विडेशन में कंपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है तो कंपनी के हाथ में उसको नहीं टैक्सेबल किया जाता, कंपनी के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता है एज पर सेक्शन 46. डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ ट्रांसफर, कोई कैप गेन टैक्सेबिलिटी नहीं आता. लेकिन इसका कैप गेन टैक्सेबिलिटी किस पे आता है पता है? शेयर होल्डर पे आता है. कैप गेन टैक्सेबिलिटी किस पे आता है? शेयर होल्डर के ऊपर आता है. शेयर होल्डर को कैप गेन टैक्सेबिलिटी निकालना पड़ता है. सर फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा? जो मनी रिसीव्ड है, जो मनी रिसीव्ड है ऑन द डिसोल्यूशन, या एफएमवी ऑफ द एसेट्स जो रिसीव हुआ है, ठीक है, और उसमें डीम डिविडेंड अपने को माइनस करना पड़ता है, जो कंपनी टू द एक्सटेंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, टू द एक्सटेंड ऑफ 222C डीम डिविडेंड होता है, ठीक है. तो माइनस कर दोगे आप डीम डिविडेंड, जो कंपनी के हाथ में डीम डिविडेंड हो गया, ठीक है, और आपके हाथ में सेल कंसिडरेशन में से माइनस हो जाएगा, तो वो आपके लिए एफवीसी हो गया, और उसमें आपको कैपिटल गेन्स निकालना पड़ता है, उसमें आपको कैपिटल गेन्स निकालना पड़ता है. बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है गाइस, मेन जो आपको पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, एग्जेम्पशन सीरीज एंड कैप गेन का टैक्स रेट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. फिर आता है बाईबैक टैक्स 46 कैपिटल ए. अनलिस्टेड शेयर्स का और लिस्टेड शेयर्स का दोनों पे बायबैक टैक्स अब एप्लीकेबल हो गया. याद रखेंगे, अनलिस्टेड शेयर्स पे और लिस्टेड शेयर्स पे दोनों पे अब बायबैक टैक्स एप्लीकेबल हो गया. सिंपल है, 115 क्यू है. डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक कर रही है कोई भी शेयर्स, लिस्टेड शेयर अनलिस्टेड शेयर्स हो, तो उस पर एडिशनल बायबैक टैक्स लगता है द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस. याद रखना है. और अगर कंपनी अगर बायबैक टैक्स पे कर रही है तो शेयर होल्डर को जो बायबैक के परसेंट में कंसिडरेशन मिलेगा वो 1034A में एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन अदर देन कोई डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है तो डोमेस्टिक कंपनी पे कोई टैक्स नहीं आएगा, शेयर होल्डर पे टैक्स आएगा. टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन 46 कैपिटल ए के हिसाब से, कि बायबैक अगर कंपनी नहीं कर रही है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं कर रही है, या फिर वहां पे बायबैक टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्सेबल एप्लीकेबल होगा. तो डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक कर रही है, ठीक है, तो वहां पे 115 क्यों बोलता है कि 20% टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज प्लस सेस. 20% टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है, याद रखेंगे सर इसको. सो दैट्स इट गाइस, कैप गेन्स में और ज्यादा कुछ है नहीं. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देखिए सारा टॉपिक्स कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल. 50B में स्लम सेल का प्रोविजन बताया गया था. वहां पे आपको याद होगा कि स्लम सेल के केस में ना अकाउंटेंट का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है बिफोर अ स्पेसिफाइड ड्यू डेट, क्योंकि आपको पता है गाइस अब वो ड्यू डेट पे चेंज आ गया. सब कुछ क्या हो गया, 1 मंथ प्रायर टू रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट. रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 1 महीना पहले जो ड्यू डेट है ना, विच इज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट, विच इज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट, विच इज नथिंग बट 30th सितंबर, विच इज नथिंग बट 30th सितंबर. तो 30th सितंबर इज योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट, तो आपको उसके पहले स्लम सेल का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा. 50C में 105 से 110 हो गया है, वो अपने डिस्कस कर लिए थे. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग अगर 141 के पहले एक्वायर हुआ है तो एफएमवी शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज ऑन 1/4/2001 इफ इट इज अवेलेबल. ये भी आपको पढ़ा दिया गया था. कॉस्ट इन्फ्लेशन नेक्स्ट फैक्टर फॉर योर एग्जाम ईयर इज 301 एंड फॉर नेक्स्ट ईयर मैं आपको पहले से बता देता हूं, अगर आप क्यूरियस है, इट्स 317 जो सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है. तो विद दिस वी कंप्लीट आवर कैप गेन्स पार्ट 2. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द लेक्चर. आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. इसी तरीके से आगे भी आप और वीडियोस एक्सपेक्ट करोगे. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, क्लबिंग सेट ऑफ का एक वीडियो, टीडीएस टीसीएस का एक वीडियो, ये सब डिडक्शंस का एक वीडियो, पूरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए और अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा. ठीक है सर, प्रैक्टिस मतलब आपको घर पे करना है, बाकी सर जितना आपको रेगुलर क्लासेस में कराया गया था उतना ही सफिशिएंट है. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. इसी तरीके से इस वीडियो को शेयर करो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करो जिनको इनकम टैक्स में प्रॉब्लम होता है रिवीजन करने में लास्ट मिनट. तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट एक रैपिड रिवीजन आपके लिए देने का, तो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू अपडेट ऑल द चैप्टर्स इन द नेक्स्ट 1 वीक. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल द चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.